कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये अभी डिबेट तो आप और मैं कर रहे हैं, ये डिबेट शायद सड़कों पे चौराहों पे जाने वाली है। आपने बताया कि गुस्से का अब ये आलम है जनता में कि वो अपने जो इश्यूज़ हैं वो भी ये समझते हैं, अपनी जॉब के मामले में, अपने घर के मामले में वो ये समझते हैं कि इसका ज़िम्मेदार भी मुस्लिम है। इससे पीछे आपने बात की कि इम्पॉर्टेंट बात वो भी है कि ये मुस्लिम समाज का फ़र्ज़ है भारत में कि वो ये बताएं कि ये आउटडेटेड वर्सेस हैं, ये इर्रेलेवेंटेड वर्सेस हैं या इस्लाम ये नहीं है। लेकिन मौलवी ऐसा नहीं बताता। लेकिन ये बात तो आप भी समझते हैं कि ये बात मौलवी कभी नहीं करेगा, उसकी दुकानदारी उसके साथ है। जो आपको भारत में कोई रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम्स नज़र आते हैं, और ये बात जान के मानिए कि वो रिफॉर्मिस्ट अगर कोई हैं तो उनके साथ मुस्लिम समाज खड़ा नहीं होगा। जब तक वहाँ का सिस्टम खड़ा ना हो, वहाँ की सरकार खड़ी ना हो या बड़ा समाज खड़ा ना हो, वो रिफॉर्मिस्ट अपना काम नहीं कर सकते। ये मेरी परसेप्शन दुरुस्त है ये दोनों बातें, या आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैंने कहा कि ये जो जमहूरियत है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस जमहूरियत के अंदर बेवकूफ आदमी, पागल आदमी, अंधे आदमी, जाहिल आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, वोट सबका बराबर है और वोट चाहिए। तो जब हमने 70 सालों में ये खून लगा दिया मुसलमानों को कि ब्लैकमेल करो और हर बात में देश को धमकाओ, पार्टियों को धमकाओ और ये कहो कि हमारा वोट चाहिए, तो फिर इस देश में हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तो वो जो खून लग गया मुसलमानों को सरकार पार्टियों ने, उसकी वजह से अब मुसलमानों में कोई भी आदमी, मैंने कहा ना कि इस्लाम और कुरान और यहाँ जो मुसलमान है उसकी मुसलमान जो शनाख्त है, जो उसकी पहचान है, वो जानबूझ के उसको रखना चाहता है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल जॉब है। तो क्या मुसलमान रहने में उसे फायदा है। तो क्या हम डेमोक्रेसी का कोई ऑल्टरनेट लेकर आए इसको वोट की बीमारी से बचने के लिए, जो अपीजमेंट उसके साथ लगी हुई है? असलम भाई, पूरी दुनिया में जो जो मुल्क आजाद हुए, तो आप देखें कि ज्यादातर मुल्कों में जब आजाद हुए तो शुरू के 10 साल जो है गवर्नमेंट का सिस्टम कहीं नहीं रहा। उस समय नेशन बिल्डिंग के काम हुए। हमारी बदकिस्मती ये है कि ये पहले दिन से जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स हुई, उस वोट में लोगों को जीतना था। फिर आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में तो फिर वो, अब पाकिस्तान तो एक तरीके से पूरा इस्लामिक देश है, वहां पे किस किस तरीके से मुसलमानों को बांट के पार्टियां वोट लेती है। तो हमारे यहाँ दिक्कत ये हुई कि नेशनल बिल्डिंग नहीं हुई। अगर शुरू में कुछ चीजें साफ हो जाती तो फिर वो चलती रहती। लेकिन हमारे यहाँ तो जो संविधान बना वो बड़ा सेकुलर था, सब कुछ चीजें उसमें थी। लेकिन धीरे धीरे तो लोगों ने भारत के प्रेमबिल के अंदर दखल दे दी, पार्लियामेंट के अंदर कुल मिलाकर के 150 अमेंडमेंट हो गए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बन गया, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बन गया, मुस्लिम मिनिस्ट्री बन गई, हज कमेटी, ये तमाम सारे वो चीजें हैं जिसको इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्राप्त है। अब आप मुझे बताइए कि मैं अपने भगवान को कुछ पैसा चढ़ाने जाता हूं, मैं अपने भगवान के ऊपर सोना चढ़ाने जाता हूं, मैं कोई मन्नत मांगता हूं और जाके कहता हूं भाई ये 10 रुपए मैंने भगवान को मंदिर में दिए। भारत सरकार का ये कौन सा कानून है कि उस मंदिरों की जो चढ़ावा आता है, जो लोग उसमें दान देते हैं, उसका 80% सरकार ले लेती है और 10% छोड़ देती है, 10 या 20% छोड़ देती है। लेकिन मजारों पे ये जो अजमेर में बैठे हैं ये अरबों खरबों के लोग हैं, और वो तमाम सज्जादा नशीन जो है, किसी की बसें चलती हैं, किसी का पूरा माफिया है। वहां पे एक बहुत बड़ा लड़कियों का स्कैंडल हुआ था, सबको पता है कि किस तरीके से वो पॉलिटिशियन को लड़कियां सप्लाई करते थे कॉलेज की। तो वो फिर जब पैसा आता है ना, तो फिर बहुत सारी चीजें आने लगती हैं। तो आज लोग कहते हैं कि यार हम अपने मंदिर पे पैसा चढ़ाएं तो सरकार ले लेती है। अब मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार है, कहा जाता है नेशनलिस्ट मामला। तो नेशनलिस्ट होना एक अलग चीज है और गवर्नेंस करना एक अलग चीज है। आज भी इस देश की योजनाओं में जितनी भी स्कीमें चल रही हैं, उसमें मुसलमानों का कोटा फिक्स है। और मुसलमान इस देश के में जो माइनॉरिटी का कंसेप्ट है हमारे यहां, उसमें 5 मजहबों को 1993 में क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपोलोजिस्टिक हो गई थी आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ दिस राम मंदिर का मामला था 92 में, और उस समय नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस अपोलॉजी के चक्कर में आपने बिना कुछ सोचे धड़ाक से कहा कि देश में माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए, और बिना किसी से पूछे, बिना किसी बेसिस के आपने 50,000 जो पारसी थे वो भी माइनॉरिटी है, 1.5% सिख भी माइनॉरिटी है, बौद्ध भी माइनॉरिटी है, 3% क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी है और 19% मुसलमान भी माइनॉरिटी है। और माइनॉरिटी का जो एक नोशन बनाया इस देश में, उसका मतलब है मुसलमान।
इसलिए माइनॉरिटी कमीशन का 99% मुसलमान ही चेयरमैन बनेगा। अगर भाई माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाना है तो जो सबसे माइक्रोस्कोपिक का माइनॉरिटी है उसको ज्यादा इस बात का डर होना चाहिए कि मेरा हिस्सा कर तो भी, और 99% बजट भी उन्हीं के पास जाता है। सरदार बजट नहीं लेते, पारसी बजट नहीं लेते, जैन बहुत ताकतवर लोग हैं। तो आप जब इस तरीके से अपील करते हैं कि एक तरफ आप 976 में देश को सेकुलर का आप उसमें प्रीएम्बल में डालते हैं और 96 में 93 में आप ये करते हैं, और उससे ज्यादा खतरनाक 1993 के अंदर जो 1925 का एक्ट था उसको 1956 में आपने अमेंड किया, फिर आप 1900 उसमें लेके आए, क्या नाम है, 95 में वो भी नरसिम्हा राव लेके आए, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आप उसके प्रोविजन सुन लेंगे असलम भाई, तो आप अपने मुल्क में उसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहां मुसलमानों को इतनी दूर तक अपील किया गया कि आज भारत में तीसरे नंबर की जमीन पे कब्जा मुसलमानों का है, वक्फ बोर्ड के तहत है, और पार्लियामेंट से पास कर दिया गया 2013 में, उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया बिल्कुल। तो ये सब बातें आज जब बाहर आती है तो लोग कहते हैं यार कि हमने इस देश के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, इतने लोग मारे गए, इतना खून हुआ, उसमें मुसलमान भी मारे गए होंगे, लेकिन मुसलमानों ने तो अपना मुल्क ले लिया। अब हम इस टूटे फूटे मुल्क को चलाएं तो टैक्स हम दें और मजा मुसलमान लें, और मुसलमान तलवार लेके खड़ा हो जाए कि नहीं मैं तो संविधान को नहीं मानूंगा, और अगर आपने ये किया तो मैं ये कर दूंगा। फिर वो शाहीन बाग भी बनाएगा और वो दंगा भी करेगा। तो फिर हमारी पोजीशन कहां रही? तो जो बात आपने कही कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हिंदू का, वो भी तो उसके हाथ से जा रहा है ना, वो भी उसके हाथ से निकल गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो बात आपने कहा कि जो समाज है, तो मुझे लगता है कि समाज को तय करना है। भारत का हिंदू समाज मुसलमान की सुरक्षा की गारंटी हो सकता है, लेकिन दुनिया का नियम है, जो लोग दहशतगर्दी की रट लगाते हैं और दहशतगर्दी की बात करते हैं, गजवाए हिंद की बात करते हैं, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने की बात करते हैं, ये दुनिया का नियम है कि अगर दहशतगर्दी दुनिया में कहीं भी सक्सेसफुल होती है तो वो मेजॉरिटी की दहशतगर्दी सक्सेसफुल होती है। कश्मीर में जो आतंकवाद है जो आप चल रहा है, इसलिए कि वहां मेजॉरिटी है, वहां सत्ता और व्यवस्था यानी सिस्टम और गवर्नमेंट की मिली भगत है। पंजाब में दहशतगर्दी हुई तो क्योंकि वहां सरकार में लोग मौजूद थे और समाज ने चुप्पी साध ली, इसलिए सक्सेसफुल हुई। तो बार बार ये कहना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप सोचिए कि दिल्ली के अंदर ये कानून है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का इमाम है जो रजिस्टर्ड ओरिजिनल विदेश से आया है, बाकी तो 99% मुसलमान भारत के ही हैं, वो उसके ऊपर 65 एफआईआर है, 14 एफआईआर में नॉन अवेलेबल वारंट है। इस देश की सरकारें जिस बात से डरती हैं कि उसके ऊपर अगर हमने गिरफ्तारी की तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में नाराज हो जाएंगे, असलम को पकड़ने में नाराज हो जाएंगे, मौलवी को पकड़ने में नाराज हो जाएंगे, और आजम खान को पकड़ने में। तो भाई मुसलमानों ने तो सारी जगह मतलब ऐसा बना रखा है कि वो कानून के किसी के साथ ही नहीं खड़े हुए भाई मेरे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये समाज के अंदर एक गुस्सा पैदा कर रहा है। इसलिए सरकारें अब तय नहीं कर पा रही हैं, सरकारों पे दबाव है, और ये हालात रहे तो मैंने फिर वही कहा कि मुसलमान जो बार बार बाजू की बात और तलवार की बात और ये सब जो करते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में, अगर आप कनाडा में हैं असलम भाई, जी जी, तो आपका पहला, आप मुसलमान हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन आपका पहला फर्ज उस मुल्क के जो कानून है उसको आप माने, आपको अच्छे लगे ना लगे। नहीं देखिए, कनाडा में मैं आपको हूँ, मानने पड़ेंगे। मैं कनाडा में हूँ तो मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैनेडियन हूँ। जो मेरा धर्म है वो मुझसे कनाडा के लॉ के तहत कोई मुझसे मेरा धर्म पूछ नहीं सकता, चूँकि मैं कैनेडियन ही हूँ। मेरी पहली शनाख्त भी वही है, आखिरी भी वही है। लेकिन प्रॉब्लम, इवन जो आपने अपीसमेंट की पॉलिटिक्स की बात की पुष्पेंद्र जी, वो कनाडा में, यूरोप में, अमेरिका में बुरी तरह आ चुका हुआ है। जो मेरा डेमोक्रेसी के बारे में क्वेश्चन था कि डेमोक्रेसी की किस तरह की अब वो रेनोवेशन चाहिए, क्या अपीसमेंट पे ही पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी चलेगी? चलिए, ये तो अलग बहस है। आपने पीछे बात की कि अब इतना ख़तरा है कि ये जो डिबेट है वो सड़कों चौराहों में डिबेट से आगे वो राइट्स में भी बदल सकती है खौफनाक हद तक। और आपने ये भी कहा कि जो आम भारत का हिंदू है वो ये समझता है कि उसके बहुत सारे मसाइल की वजह मुस्लिम है। ये इसके पीछे क्या रैशनल आपको नज़र आता है? उसकी वजह यह है कि देखिए, सक्सेसिव जो सरकारें रही हैं उन्होंने कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाई है। वो कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी बना दे, एक बार बना दे ना सर कि भाई ये है, भाई तो चलिए ठीक है, लोग देर सवेर मान लेंगे। मैंने इसीलिए कहा कि इस संविधान में हजारों खामियां रही होंगी। वैसे सब जानते हैं कि भारत का संविधान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी है, ये सब मानते हैं। लेकिन फिर भी ये कहते हैं चलो जैसा भी है। लेकिन आपने
इसी संविधान को सेकुलर बना दिया, इसी संविधान को आपने कम्युनल बना दिया, इसी संविधान में आपने एक को दूसरे के इंटरेस्ट के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो कोई रैशनल किसी चीज का है ही नहीं भाई। आप अगर माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन है तो भाई यूएनओ की डेफिनेशन मान लें, फिर भारत में बना लें, चले छोड़ दें, भारत के अंदर तय कर लें कि भाई 10% जो है, जो भी लोग होंगे, रिलीजियस माइनॉरिटी होगी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगी, उसे माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा और उसकी फलाह बहबूदगी के लिए सरकार की जो स्कीमें होगी उसमें प्रायोरिटी होगी तय कर। लेकिन आपने तो भाई इस देश में 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को माइनॉरिटी मान रखा है, और वो माइनॉरिटी में भी होंगे तो उनकी अगर यहां ये हाल है इस समय इसका कि अगर कोई मुसलमान आपके खेत में घुस करके 4 दिन में वहां एक मजार बना देगा, वो मजार बना देगा। किसकी मजार है, नहीं मजार है, एक एजेंडा है, मजार बना दो और फिर वहां उर्स करने लगो। धीरे 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 वहां आपने सड़कें घेरना शुरू कर दी। असलम भाई, क्या किसी मुल्क में मैं कहता हूं, ईरान, इराक, सऊदी अरब में भी आप मुझे बता दीजिए कि भारत की जो आपकी जो लुटियन जोन जिसे हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं, जहां एयरफोर्स का हेडक्वार्टर हो, उस चौराहे पे, उसके गेट के सामने जो चौराया हो उस पे मस्जिद बनी हो, वहां मौलवी साहब अजान भी देते हो, वहां बच्चे भी पैदा हो रहे हो, वहां घर भी चल रहा हो, वहां चौराहे पे वहां शादियां भी हो रही हो, और फुटपाथ पे पता चला जब मैं 88 में आया था तो वहां कुछ नहीं था, अब वहां कोई मजार बन गई और अब वहां उर्स हो रहा है। तो ये जो अब उस पर सरकार नहीं बोलती। भारत के इलेक्शन कमीशन के, मैं छोटी मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि हमारे यहां एक तरीके का यह है कि नहीं, मुसलमानों से कुछ कहना नहीं है, उनको अवॉइड करना है। लेकिन अवॉइड करते करते यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने एक पेड़ हुआ करता था बराबर में, मैंने देखा आज वहां लंबा चौड़ा सा वो बना दिया उन्होंने, पूरा एक कमरा टाइप का बना दिया, वहां पे उर्स होने लगा है। रेड क्रॉस रोड जो है, जो 5 मीटर की 6 मीटर की दूरी पे पार्लियामेंट से, वहां पर एक पक्का चबूतरा बना दिया गया। तो ये अगर कोई मंदिर ऐसे बनता होता तो अब तक टूट जाता। अगर चांदनी चौक में हनुमान जी का मंदिर तोड़ा जा सकता है तो भारत के न्यू दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मस्जिद बनी हुई है और उसके चक्कर में लाइन टेढ़ी कर दी गई है। इस देश में मस्जिदें पटरी में बनी गई है, वहां पर लाइन को रोक दिया। तो ये लोगों में लगता है कि भाई ये कौन सा सिस्टम है भाई। आप पिछले 70 सालों में कोई सिस्टम, आपने मुसलमानों का जो करना था कर लिया भाई, हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप हमारे वहां तक चले गए हैं कि हमें लग रहा है कि यार सिर्फ हमारा काम टैक्स देना है क्या।